इसका मतलब नहीं ट्राई टू गिव इट सम फेवर, किसी को फेवर देना चाहते हो, विच इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड इन पेपरा। ठीक है। ओके, अब ये टाइम की बात कर लेते हैं, किस चीज़ का कितना टाइम होता है। ठीक है। तो अगर आपकी कोई नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, जैसे हम लोग कर रहे हैं आजकल, पाकिस्तान की कोई फॉर्म से कोई चीज़ लोकल चाहिए मुझे, या पाकिस्तानी फॉर्म से पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपने कम से कम 15 दिन का टाइम देना होता है इनको। ऐसा नहीं होता कि आपने आज अखबार में ऐड दिया, कल वो चीज़ ले भी ली, परसों लगा भी दी। इट्स नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट कहती है भाई 15 दिन का टाइम दो, अखबार में ऐड होने के बाद यू शुड गिव 15 डेज टाइम टू सबमिट द बिड। अगर आपने कोई स्पेसिफिकेशन लिखी कि भाई मुझे ये एसी चाहिए 50, ठीक है, आई नीड 15 या 50 एसी, तो उसकी जो बिड फिल करके लोग आपके पास टाइम आप लिखोगे, यू शुड गिव एटलीस्ट 15 डेज। 20 दिन दे दो, 25 दिन दे दो, बट नॉट लेस देन 15 डेज। 15 से ऊपर दिन दोगे ज़्यादा। अगर मैं आज ऐड दे रहा हूँ 6 तारीख को, तो आई विल गिव एटलीस्ट 15 डेज मोर, कि भाई ये बिड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड आफ्टर 15 डेज, जो भी इसमें डेट आप डाल दोगे। और लोकल बिड, अगर इंटरनेशनल बिडिंग है, तो उसमें कितना टाइम दोगे आप उनको, कम से कम 30 डेज। ये 30 डेज 15 डेज क्यों रखे हमने सुभाष, ये टाइम क्यों दे रहे हैं हम उनको? वाई डू यू वांट टू गिव हिम टाइम, क्या वजह है? तो ताकि जो स्पेसिफिकेशंस हमने दी हैं वो उसके मुताबिक हमें एक बिट तैयार करके ला के दे सके। शाबाश, वेरी गुड। देखो, बहुत सी चीज़ें कि लोग इंटरनेशनल रेट्स ले रहे होते हैं। अब आपकी बिड पढ़ के मैंने इंटरनेशनल अपने एजेंसीज को जो मेरे साथ काम करते हैं उनको मैंने सबको फ्लोट कर दिया कि यार मुझे ये चीज़ें 100 पाकिस्तान में सप्लाई करनी, टेंडर में रेट आ गए हैं। तो वो फिर वर्किंग करके मुझे हो सकता है कि 5 दिन में रिप्लाई करें, हो सकता है वो अपने ओईएम से पूछे 10 दिन लग जाए। तो जैसे ही मेरे पास रेट आएंगे फिर आई कैन फुलफिल इट ना। मैं बगैर रेट आए हुए वहां से अपने रेट्स कैसे पुट कर दूंगा आपके सामने? तो बिड्स प्रिपरेशन टेक सम टाइम। हाँ, अगर किसी ने पहले से काम किया हुआ है और उसी को मैंने ऑर्डर देना है, तो मैं चाहूंगा यार बाकी लोगों को टाइम लग रहा है, तो ये 2 दिन का टाइम देता हूँ ताकि कोई भी तैयारी नहीं कर पाएगा, बाकी लोग सब लेट हो जाएंगे और उसको ऑर्डर मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ये नहीं हो सकता, आप सबको टाइम दो, 15 दिन कम से कम टाइम दो। ठीक है। इंटरनेशनल काम कर रहे हो, इंटरनेशनल अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमें बीआरटी पेशावर बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बिड मांगी, तो ऐसा नहीं कि 15 दिन का टाइम देंगे बिड फिल करने का, वो दे एटलीस्ट दे शुड गिव यू मोर देन 30 डेज। ठीक है, गवर्नमेंट ने नॉर्मली का 45 डेज आपके पास है, आप आराम से बिड फिल करो और हमें 45 डेज के अंदर बताओ कि आप कितने की पूरा प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव बिड। ठीक है। और ये कब से काउंट होगा? जिस दिन आपने अखबार में ऐड दिया होगा, फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ऐड, या अगर वेबसाइट पे हुआ है, तो जिस दिन आपने ऐड दिया है वहां से उसको काउंट करेंगे। ठीक है। अब देखो ये मुस्तफ़ा साहब आपके लिए, अगर कोई ऐसी पब्लिकेशन है जिसको आप समझते हो कि इट्स अ थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच होता है, या हम बता देंगे तो कोई चीज़, हम प्रोजेक्ट हिडन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम उसको पब्लिश नहीं करना चाहते, तो हमने लिख दिया कि भाई एक, वी नॉट स्पेसिफाइंग किस चीज़ की बिट चाहिए हमें। ठीक है। तो आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो उस चीज़ को, और आप उसको कह सकते हो ठीक है आप आके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ले लें, और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जब होंगे उसमें सारी डिटेल लिखी होगी आपकी। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, if the procurement relates to national security and its publication could jeopardize national security objective। ठीक है। तो आप उसको प्रिंट ना भी करो, तब भी आपको, यू कैन। अजान हो जाए, वील जस्ट वेट फॉर द अजान।
दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो मैं आपको शायद बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे इस रूल का कहाँ तक इम्प्लीकेशंस है। देखो हुआ क्या था, ये रिमेम्बर कारगिल वॉर, मुस्तफा साहब कारगिल वॉर का याद है क्या हुआ था कारगिल वॉर में? पढ़ा है कारगिल वॉर? बनाई है आपने पीपीटी कारगिल वॉर पे? कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके। मुस्तफा हमारे साथ है, चले गए? कैन यू हेयर मी मुस्तफा? चलो इफ ही इज नॉट हियर, आगे चलते हैं हम। देखो वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन रूल्स ओवर हियर। आप लोग दो बंदे नहीं थे पीछे, हमने रूल मिस किया है। वो जरा देख लेना, क्विकली मैं बता देता हूँ रिकैप करके कि वो रूल क्या था। ठीक है। एक तो रिस्पॉन्स टाइम का था। रिस्पॉन्स टाइम में क्या था कि यू नीड टू गिव एटलीस्ट 15 days टू द फर्म, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके बिड के बाद। ऐड आ गया उसके बाद, ऐसे नहीं कि फौरन आपने कहा भी कल ही बिड ले आओ अपनी, हम कल खोल देंगे बिड। आपने 15 दिन कम से कम टाइम देना है अगर वो लोकल बिड है। अगर वो इंटरनेशनल कोई चीज़ लेनी है आपने, तो यू शुड गिव देम एटलीस्ट 30 days। ठीक है। वो दिन कब से काउंट होंगे? जब से वो अखबार में ऐड आएगा, तब से आप उसको दिन काउंट करना शुरू कर दोगे। क्लियर अबाउट इट अदील? जी सर, क्लियर है, समझ गए कि अगर लोकल बिड है तो उसमें 15 डेज का टाइम देना है हमने, और अगर इंटरनेशनल है तो 20 डेज का मिनिमम। वेरी गुड, माशाल्लाह। हसन आपको आ रहा है समझ? जी सर, आ गया। मुस्तफ़ा किधर है? वेर इज मुस्तफ़ा? इधर ही है, चले गए? सर, नमाज पढ़। नमाज पढ़ रहे? क्या हो गया भाई, ये कौन सी नमाज है और क्लास है, दोनों साथ साथ कैसे चल सकती है? चलो भाई, ये भी होता है इस तरह के कामों में। मुस्तफ़ा आप तो नमाज ही पढ़ी? सर मैं आपकी क्लास लेके पढ़ूंगी। चलो, मैंने कहा इतनी खामोशी है, सब नमाज में चले गए और मैं अपने आप से ही बातें तो नहीं कर रहा अकेला। अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट विद रूल 14। इसमें क्या है, एक्सेप्शंस हैं। अब देखो हुआ कहता है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कारगिल का आपको पता है? कारगिल कौन मुझे बताया, कारगिल में क्या हुआ था? अली आप बताओ, कारगिल क्या स्टोरी है? अदील? जी सर, दोबारा पूछिएगा। मैं आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कारगिल की क्या स्टोरी है, यू रिमेम्बर कारगिल वॉर? उसमें क्या हुआ था? सर, कारगिल वॉर में ये हुआ था, हम समिट पे पहुंच गए थे, लेकिन एंड वक्त पे जो हमारी डेमोक्रेटिक हुकूमत थी उसने वापस बुलवा लिया था पीछे में। वो यार पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं, चलो बताता हूँ। देखो हुआ क्या था कारगिल की वॉर का, इट वाज अ वेरी हिडन प्लान। ठीक है। डिसाइड हुआ था कि कोई भी इसके बारे में कोई, इट वाज ऑल सीक्रेट। ठीक है। कि टॉप ऑफ द क्लिफ हमने सोचा था कि यार यहाँ पे कारगिल में जो माउंटेन्स हैं, यहाँ हम जाके बैठ जाएंगे। ठीक है। और हम जाके ये जगह को सिक्योर कर लेंगे, इससे पहले कि इंडियन फोर्सेस आए, हम वहाँ पहले से पहुंचे हुए होंगे। ठीक है। बट टू आवर सरप्राइज, जब हम वहाँ गए तो हमसे पहले कौन पहुंचा हुआ था? ऊपर तो पहले से इंडियंस बैठे हुए थे। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? वो हमसे पहले ऊपर कैसे पहुंच गए? वो ऐसे पहुंचे कि गवर्नमेंट ने एक टेंडर के लिए एक एजेंसी को कॉल किया कि भाई हमें जो है ना वो -30 डिग्री के लिए क्लोथिंग चाहिए। ठीक है। -30 डिग्री पे जो क्लोथिंग सर्वाइव कर सके, ये हमें चाहिए। जब उनके प्रोक्योरमेंट अखबार में आई, तो पता चला भाई ये तो ऐसी बात है। फर्म्स ने काम करना शुरू किया। तो जो दुश्मन की सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, उनके पास भी गई न्यूज़। उन्होंने कहा यार ये इसकी तो एक ही फर्म है पूरी दुनिया में जो सप्लाई करती है। गवर्नमेंट ने उनसे भी रेट लिए हुए थे।
तो दिस इज हाउ दे जस्ट मेक इट अ हिडन प्लान कि भाई ये जो है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान आर्मी, दे आर प्लानिंग एन एक्सपेडिशन किसी कोल्ड एरिया में। इनको -30 की चीज़ें चाहिए वहाँ पे, ग्लासेस भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अगर आप कोई चीज़ लेते हो और उसमें आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि किससे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, तो यू आर अलाउड टू डू दैट, ठीक है। ये वो एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूक्लियर कोई प्लांट पे काम कर रहे हैं, आपने बता दिया अखबार में भी मुझे इतना यूरेनियम चाहिए, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, आपको ये सस्ता मिल जाएगा। सस्ते को नहीं करना है यहाँ पे काम, इट्स गोइंग टू बी ए नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच। तो उस केस में आपको अलाउ करता है पेपरा रूल कि इस तरह की सिक्योरिटी अगर आपकी कहीं पे है, कोई आपका नेशनल सिक्योरिटी कहीं ब्रीच होती है या जेपरडाइज होती है, तो यू आर अलाउड टू हैव एन एक्सेप्शन टू दैट रूल। तो आप उसके लिए कोई रूल फॉलो ना करो, अखबार में ऐड ना दो, यू कैन अवॉइड एन ऐड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इससे बारे में पूछ ले। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ भी डाल दी है कि सिंगल सोर्स से अगर आपने लेना है, उसका वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आपने सोचा है उससे लेना ही लेना है, तो अखबार में लेके उसी को बुला के लेने का क्या फ़ायदा, डायरेक्ट उसी से ले लेते हैं। तो प्रोप्राइटर से यू कैन डायरेक्टली निगोशिएट, ठीक है। अगर वो बंदा प्रोप्राइटर है, उसी के पास सारे राइट्स हैं, तो फिर दूसरा बंदा भी आएगा वो इसी से लेके देगा। तो बजाय इसके हम पूरा एक मैदान सजाएं और मुकाबला लगाएं, तो बेहतर हम इसी से बात करके इसी से चीज़ ले लें। क्लियर अबाउट इट? यस सर। अब ब्लैक लिस्टिंग आता है। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब होता है कि आपने एक तरीका बता दिया कि भाई अगर हमारे साथ जो फर्म्स काम कर रही हैं, इफ दे फेल इन सो एंड सो थिंग्स, तो हम उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ठीक है। ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि आप उनके साथ अब आइंदा वो कभी भी किसी के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें थोड़ी डिटेल्स है, मैं बता देता हूँ। अब इसमें हुआ क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम किया, आपने परचेज ऑर्डर ले लिया, अब आप चीज़ें देने से नाकाम हो गए, तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया पीएससी में कि भाई आप लोग ये चीज़ें हमें कभी नहीं दे सकते, यू आर ब्लैक लिस्टेड। जो फेडरल गवर्नमेंट में जितनी प्रोक्योरमेंट है, यू आर ब्लैक लिस्टेड, ठीक है। अब होगा क्या कि यू विल नॉट बी एबल टू फर्दर पार्टिसिपेट इन एनी टेंडर, जो भी हमारे टेंडर्स होंगे आप उसमें ब्लैक लिस्ट हो गए। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये होगी कि इसकी डिटेल्स इस तरह है कि हमने पेपर रूल्स पढ़े, फेडरल के पढ़े, वहाँ पे फेडरल पेपर रूल्स लगते हैं, पंजाब में पंजाब पेपर रूल लगते हैं, सिंध में सिंध पेपर रूल, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के। तो मसला ये आ गया कि हमने कहा भाई जो पेपर रूल में ब्लैकलिस्ट हुआ है ना, तो फेडरल के जितने कॉन्ट्रैक्ट है उससे ब्लैकलिस्ट हो गया है। अगर वो पंजाब पेपर में ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, तो स्टिल ही कैन पार्टिसिपेट इन पंजाब पेपर। समझ में आई बात? फेडरेशन ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब हुआ क्या था, बड़ी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये आपका जो है मेट्रो में शहबाज शरीफ ने एक फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया कि इन्होंने ये चीज़ें हमें नहीं दी हैं, ठीक है। फेडरल ने इसको ब्लैकलिस्ट किया, केपीके में वही फर्म ने फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया। तो जब इन्होंने एतराज़ लगाया कि भाई आपने तो उसको ब्लैकलिस्ट किया, ये कैसे पेपरा में पार्टिसिपेट कर सकता है, विन तो दूर की बात है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, ये पेपरा, पंजाब पेपरा डज नॉट अप्लाई टू दिस। पंजाब पेपरा तो नहीं ब्लैकलिस्ट किया ना, फेडरल ने किया, वहाँ ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पंजाब पेपरा में केपीके में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द रूल। रूल में यही लिखा हुआ है कि कोई अगर आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा, तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम आप वहाँ पे ब्लैकलिस्ट हो जाते हो, ठीक है। स्पेसिफाई मैकेनिज्म, आपके पास मैकेनिज्म लेकिन होना चाहिए किस तरह ब्लैकलिस्ट करोगे लोगों को, ठीक है। आपने लिखा भाई ये चीज़ आपने प्रोवाइड नहीं की, इसके बाद आप उसको शो कोस दिया, उसके बाद भी नहीं दे पा रहा वो, तो आप कहते ठीक है भाई, आपको हमने 100 बार बताया लेकिन यू आर नॉट एबल टू गिव अस द गुड्स ऑन टाइम, जिसके वजह से हमें फला फला लॉस हुए हैं, हम आपको डैमेजेस भी लगा रहे हैं और हम परमानेंट ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं ताकि आप आइंदा कभी हमारे साथ काम ना कर सकें, ठीक है।
Such bearing action shall be duly publicized and communicated to the authority. आप लेटर के थ्रू उसको भेज भी सकते हो कि भाई ये परमानेंटली ब्लैकलिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन फर्दर पेपरा, जितने भी पेपरा के नॉर्मली अब होता क्या है, पेपरा ब्लैकलिस्टिंग वाली फर्म्स को अपनी वेबसाइट से भी डाल देता है, ठीक है, ये आपकी इंजीनियरिंग फर्म्स है तो वहाँ पे डेटा आपका सर्कुलेट करता है, ताकि कोई बंदा अगर एक जगह ब्लैकलिस्ट हुआ है तो हर जगह उसका दाखिला पाबंदी लग जाए। और उसको सुनने की जरूर आपने दी होता है कि यू शुड गिव एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड। ऐसा नहीं होता कि सिंगल साइड आप उसको ब्लैकलिस्ट कर दो, आपने उसको सुना भी होता है, आपने उसको टाइम दिया होता है कि यू शुड रिप्लाई इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ताकि हम अपना डिसीजन लेने लगे। तो आपका कुछ कहना है, आपने कुछ सफाई देनी है अपनी, तो यू कैन ऑलवेज गिव अस द रीजन दैट व्हाई ही शुड नॉट बी ब्लैकलिस्टेड। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? Anybody who has a question on this? किसी ने कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नो सर। नहीं सर। प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, ठीक है। ओपन कॉम्पिटिटिव मतलब है हर बंदा बिड करेगा अपनी, जिसको हम कहते हैं ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वर्क्स, ठीक है। तो सब ने अपनी अपनी बिड्स देनी है और हमने उसको लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड को फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है। अच्छा, procuring agency shall engage in open competitive bidding if the cost of object to be procured is more than 1 लाख रुपीज। 1 लाख से रुपीज से कम अगर कोई कॉम्पिटिशन बिडिंग है, कोई चीज आपने 50,000 की लेनी है, तो उसके लिए आपने अखबार में ऐड नहीं देना पड़ता। आप उसको पेटी कैश प्रोक्योरमेंट भी कहते हो, आप उससे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज 1 लाख से ऊपर की है तो आपने फिर उसका प्रॉपर एक टेंडर फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्लैरिटी है सबको? ये चीज दोबारा बता दे। देखो, अगर कोई चीज 1 लाख से कम की है, ठीक है, तो आपको इजाजत है कि यू आर बेसिकली अलाउड दैट यू कैन बाय इट ऑन पेटी कैश। पेटी कैश होता है आपके पास पैसे पड़े, आपने कहा ठीक है यार, ये 20,000 रुपये के मुझे पेपर रिम्स लेके आ जाओ, उसने कहा ठीक है सर मैं ले आता हूँ, उसको आपने कैश प्रोक्योरमेंट से पैसे भी दे दिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या थी, 20,000 रुपये थी, 1 लाख रुपये से कम थी। लेकिन वही चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 1,10,000 की, 1,01 रुपये की भी है, तो अगर आप उसको अब पैसे दोगे कैश पे तो इट्स अ वॉल्यूशन ऑफ पेपर रूल। अब आप उसको क्या करोगे, यू हैव टू मेक हिम गो थ्रू टेंडर। टेंडर में फ्लोट करोगे, चीज आएगी, रेट्स आएंगे, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, दोस्त वैल्यू टू बिड को हम अपना कोटेशन देंगे, ठीक है। सर ये जो 1 लाख रुपीज है, ये एक है या ओवरऑल जितना मैंने प्रोक्योर करना है उस पे? देखो, एक चीज के ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लैपटॉप लेना है तो मैंने कहा यार मुझे एक ही लैपटॉप लेना है, या हो सकता है 10 लैपटॉप लेने, 10 लेने तो जाहिर सी बात है कि फिर वो तो 10 लाख के आएंगे। अगर मैंने रिक्वायरमेंट एक ही की और एक ही लेना है पूरे साल में, तो मैं कहूँगा ठीक है इसको मैं कैश प्रोक्योरमेंट में कर लेता हूँ, 60,000 रुपये का लैपटॉप आएगा, ले लेता हूँ मैं इसको। अगर मैंने 10 लैपटॉप लेने हैं, ऑल दो एक 60,000 का है, लेकिन 6 लाख रुपये बन जाएंगे, तो उसको फिर मैं टेंडर फ्लोट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ठीक है सर। चलें आगे? चलें आगे भाई, एनी क्वेश्चन, किसी ने पूछना है कुछ? नहीं सर। ओके। बिड की वैलिडिटी क्या होती है? बिड वैलिडिटी भाई, किसी ने रेट दिए हुए हैं, अब बिड्स पड़ी हुई है मेरे पास, अब मैंने कहा भाई ठीक है मैं टाइम लेता हूँ और मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा। ऐसी बात है, मैंने इसमें कमर्शियल बिड भी इवैल्यूएट करी, टेक्निकल को पहले इवैल्यूएट करूंगा। अगर उसने कहा भाई मेरी बिड वैलिड है फॉर एग्जांपल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है, और पता चला 1 मंथ के अंदर तो इवैल्यूएशन होने से ज़्यादा ही टाइम गुजर गया,
ठीक है, कि उसने कहा मेरी बिड वैलिड है फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 डेज, 20 डेज, क्योंकि प्राइस सबको नीचे हो रही होती हैं। तो उसने चालाकी की, उसने कहा भाई मेरी बिड जो है ना सिर्फ 10 दिन के लिए वैलिड है। ऐसा होता नहीं, नॉर्मली 1 मंथ लोग देते हैं, नॉर्मली 4 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स भी होता है, लेकिन फॉर शॉर्टर पीरियड अगर 1 मंथ किसी ने दी है, ठीक है, तो वो अपने स्पेसिफाइड पीरियड को जरूर मेंशन करेगा। ऐसा ना हो कि उसने टाइम मेंशन नहीं किया, आपने जब उसको प्रोक्योरमेंट का परचेज ऑर्डर देना शुरू किया, उसने कहा सर ये तो मेरे 1 महीने पुराने रेट थे, 1 महीने में तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप मुझे परचेज ऑर्डर ला के दे रहे हो 2 महीने बाद। 2 महीने बाद तो रेट वो है ही नहीं, उस दिन के रेट अलग थे, आज के रेट अलग, रोज के रेट अलग होते हैं। आपने मुझे 2 महीने बाद पूरा वैल्यूएशन करके दिया है, तो दीज रेट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। वो ये कहने का मजाज तब होगा जब उसने स्पेसिफाई किया होगा कि मेरी बिड कब तक वैलिड है। ठीक है, बिड वैलिडिटी पीरियड मस्ट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, बिड शैल बी वैलिड फॉर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, या तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आप भी खुद बता दोगे कि भाई वी नीड बिड्स, नॉर्मली आप खुद ही बता देते हो वी नीड अ बिड फॉर वैलिड फॉर 3 मंथ्स, कि मुझे कम से कम 3 महीने चाहिए बिड वैलिडिटी में। जो भी रेट दो आप, उस रेट के साथ आपने खड़ा होना है अगले 3 महीने तक। ऐसा ना हो रेट आप दे दो फिर बोलो यार ये तो मेरे आज के रेट थे, दूसरे दिन रेट चेंज कर दो आप। हमें बिड शुड बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स, ऐसे रेट्स दें जो आप हमें अगले 3 महीने तक आप कहो कि भाई मेरे रेट यही है। ठीक है, एक्सटेंशन अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस। और ये हो सकता है कि आपने कहा भाई ये बिड आपने 3 महीने की दी थी, और दूसरा बंदा कह रहा है कि ठीक है यार, आपने देखा मार्केट में तो रेट बढ़ गए हैं, आपने उसको कहा यार तुम्हारे बिड का टाइम तो एक्सपायर हो गया, 3 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आई कैन कंसिडर सेम बिड। अब एडवांटेज है गवर्नमेंट का, अगर आप नई बिड कॉल करोगे तो ऐसी बात है, नए रेट्स आएंगे, ऊपर आएंगे रेट्स। आपने इसी को खर्चने का, चलो ठीक है मेरे पास कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, मुझे पुरानी चीज़ ही पड़ी हुई है, मुझे तो वैसे ही देनी थी गवर्नमेंट को। तो उसने कहा ठीक है मेरी बिड एक्सेप्टेबल है, तो यू कैन हैव दिस अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय रिकॉर्डिंग द रीजन। रीजन रिकॉर्ड क्या करूंगा कि यार अगर मैं फ्रेश लेता तो उसके आज के रेट्स ये चल रहे हैं, लाइक गोल्ड प्राइस है, टाइटेनियम है, मेटल प्राइसेस हैं, वो ऊपर चले गए। और मैंने कहा एसएस का स्टील का कोई लेना है, ठीक है, मटेरियल, तो मैंने कहा इसके पुराने रेट्स हैं, मैंने इससे बात कर ली, मैंने कहा इसको प्लीज़ बिड को वैलिड कर लो, तुम 3 महीने किए ना, 4 महीने कर लो, 6 महीने कर लो, तो मैं तुम्हारी बिड पुरानी वाली चला उसमें आई कैन अगेन हैव अ वैलिडिटी ऑफ द बिड। अंडरस्टैंडिंग इट? नॉर्मली आप 1 महीने में सारा प्रोसेस कर लेते हो, 6 मंथ तक जाएगी नहीं बात, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका जो बिल्ड एवैल्यूएशन प्रोसेस है नॉर्मली इट इज लेस देन अ मंथ। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है काम सारा। ऑल एप्लीकेंट्स शेल बी आस्क्ड टू एक्सटेंड द बिड वैलिडिटी पीरियड। हाँ, अगर ये होता है कि आप बिड वैलिडिटी एक्सटेंड कर रहे हो, कि मैंने कहा मुझे बिड चाहिए थी 3 मंथ्स के लिए, अब मैं कह रहा हूँ मुझे बिड एक्सेप्टेड है 6 मंथ्स वाली, तो सबको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि ठीक है सबकी बिड एक्सटेंड होगी, एक की नहीं होगी, ताकि इट शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको बराबर मिलना चाहिए हक। इसमें किसी को कोई सवाल है प्लीज? एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दिस? अदील, समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है समझ। बिड को क्यों एक्सटेंड करोगे तुम? Why would you extend a bid? सर एवेल्युएशन के लिए, एवेल्युएशन टाइम अगर ज्यादा लग रहा होगा तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर वैल्यूएशन में टाइम लग रहा है और उसने इतनी छोटे से रेट में दी कि भाई 1 महीने में ही बिड फारिग हो जाएगी, उससे पहले वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती, तो दैट बिड इज नॉट फॉर गुड फॉर अस। इसलिए अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि बिड शुड बी हैविंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, लाइक बिड शुड बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स हम लिख देते हैं सेफ साइड पे। ठीक है, जी सर। अच्छा बिड अगर मैंने कहा है कि भाई बिड शुड बी सबमिटेड, जैसे मैंने कहा था 15 दिन का टाइम देते हैं एटलीस्ट, और मैंने कहा था 30 डेज में सबमिट हो जाएगी, 15 दिन की बजाय मैं 30 डेज कहा था लोकल में। ठीक है, 15 तो देंगे ही देंगे ना, बट सबमिशन टाइम,
30 डेज का मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा एट लास्ट मोमेंट मैंने कहा यार कि इस फलां सप्लायर को कि भाई आप मुझे भले 32 डेज में दे देना, 2 दिन बाद दे देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अलाउड। एक्सटेंशन फॉर टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस यू नीड टू रिकॉर्ड अ रीजन कि भाई 2 दिन ऊपर क्यों दिए। हो सकता है मैंने कहा उस वक्त डिजास्टर आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था, फ्लड आ गया था, कोई भी रीजन आ गया था, मैंने कहा 2 दिन दे देते हैं, 2 दिन से कुछ नहीं हो जाएगा मुझे, मैंने कौन सी प्रोक्योरमेंट करनी है। लेकिन दैट शुड बी ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको मिलना चाहिए टाइम। ऐसा ना हो कि एक फर्म बाद में आके दे रही है, फिर आप कहोगे भाई 2 दिन का मैं टाइम बढ़ा दिए, आप सब लोग 2 दिन के बाद आके अपनी बिड्स सबमिट करना, ठीक है। मैंने सिमिलर टू ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट जो भी टाइम है वही टाइम बताया, वही जगह बताई, बस ये बताया कि 2 दिन बाद अभी सारा मामला होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड प्लीज? दिस रूल इज क्लियर? यस। ओके। नाउ डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्ट कंडीशंस, ये क्या बताता है? No procuring agency shall introduce any condition which discriminates between bidders or that is to be considered met with difficulty। अब मैं ऐसी चीज मांग रहा हूँ जो कोई बहुत बड़ी हर्डल है, जो कोई भी नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे मैंने कहा मुझे एक ऐसा एसी चाहिए जिसके पार्ट्स की 10 साल की वारंटी हो। अब ये तो कोई भी नहीं दे सकता। हो सकता है कोई एक आध बंदा मेरा दोस्त हो या जो मेरी फर्म है जिसको मैं देना चाह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, वो दे सकता है, लेकिन बाकी लोग कहेंगे सर 10 साल की वारंटी होती ही नहीं, कहीं क्या कह रहे हैं आप, तो 3 साल की होती है, 5 साल की होती है। मैंने कहा नहीं, मुझे 10 साल की वारंटी चाहिए। तो नो बडी विल पार्टिसिपेट इन दैट बिड। तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं क्रिएट कर देनी कि लोगों के लिए हर्डल बन जाए कि उसमें सिर्फ एक आध पार्टिसिपेट कर सके। तो आपने नॉट अलाउड टू क्रिएट ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बिडर्स थ्रू दैट कंडीशन। कोई ऐसी कंडीशन ना डाल देना कि कोई और दे ही नहीं सके उस चीज़ को, ठीक है। In asserting this discrimination or difficulty nature of any condition, reference shall be made to the ordinary practices। जैसे मैंने कहा ordinary practices क्या है कि नॉर्मली आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, 2 साल की मिलती है, 5 साल की मिलती है, जो भी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ दैट ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, सर्विस टू विच दैट पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट इज रिलेटेड, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने कहा भाई 5 साल की वारंटी होती है, 3 साल की होती है, 10 साल की वारंटी कोई नहीं देता ना, आप मांगे प्लीज। मैं 20 साल की मांग रहा हूँ, क्योंकि भाई 10 साल की होती है, 20 साल कैसे मांग रहे हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यू आर वॉयलेटिंग पेपरा रूल। मेरा ऐड देख के मुझ पे एक बंदा आके मुझे लॉ सूट करेगा कि भाई आपने पेपरा रूल की वॉयलेशन की है, एंड यू आर ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेंडर्स। आप किसी को फेवर देने के लिए कंडीशन डाल दो, ठीक है। तो यू आर नॉट अलाउड टू फेवर एनीबडी। क्लियर अबाउट इट? मुस्तफा, क्लियर है इसके ऊपर या नहीं? यस सर। हम्म। जी सर, क्लियर है। विपाश? यस सर, क्लियर। बड़ी साइलेंटली सुन रहे हो आप लोग तो, ऐसे कि मैं समझा सो रहे सारे, लेकिन जाग रहे हैं माशाल्लाह। कोई और सर हम डिफिकल्ट? हमेशा आपकी क्लास पे इसी तरह सुनते हैं। हाँ, वेरी गुड। कोई डिफिकल्ट कंडीशन आपने कभी देखी, कोई किसी ने डाली है किसी बेड में, किसी की कोई एक्सपीरियंस है, बता सके प्लीज। जो बाकी बंदे मीट नहीं कर पा रहे और एक बंदा कह रहा है मैं कर लूंगा सर, आपने उसको फेवर करने के लिए डाल दिया, बाकी लोग कह रहे हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता, आप क्या बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल ले लो। मैंने कहा भाई मुझे जो है ना वो चीज़, फॉर एग्जांपल बाय एयर चल मंगवानी है केमिकल्स, मैंने कहा बाय एयर चाहिए मुझे, ठीक है, लॉजिस्टिक्स चैनल बाय एयर होना चाहिए बस, बाय शिप मैं नहीं मंगवा रहा। तो उसने कहा सर दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एयर के अंदर केमिकल्स आर नॉट अलाउड। तो उसने कहा नहीं मुझे चाहिए। तो अगेन वो जाएगा कहेगा यार ये डिफिकल्ट कंडीशन डाल दी इसने, तो पेपर उनको वॉलिड हो रहा है। सब कहेंगे ठीक है भाई शिप में लाओ, जिसमें भी लाओ,
बाय एयर आप नहीं ले सकते, एयर में कोई लेके आता है ठीक है, आप नहीं मांग सकते कि भाई मुझे बाय एयर ही चाहिए, ठीक है। इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंडीशन, दैट्स अ वायलेशन ऑफ पेपरा रूल। चलें आगे। लेकिन सर फिर हम इसमें ये तो डिलीवरी टाइम तो डाल सकते हैं ना। डिलीवरी टाइम ऐसा नहीं डालोगे कि किसी को फेवर करो, जैसे आपने कहा भाई मुझे 30 दिन में चाहिए, अगेन 30 दिन में तो बाहर ही आ सकता है क्योंकि 90 डेज का शिप आता है ना। बात आ रही समझ? ये तो बाहर ही नजर आ रहा है, 30 डेज का मतलब बाहर ही, और क्या है, 30 डेज में शिप तो आएगा ही नहीं ना। तो आपने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है ना। 90 डेज आपने कहा ठीक है मुझे 90 डेज के बाद ला के दें, कोई इशू नहीं है। डिलीवरी टाइम अपना प्रोक्योरमेंट प्लान बनाओ ना। जल्दी तुम्हें अचानक ख्वाब तो नहीं आ गया कि मुझे आज ही चाहिए चीज़ ये। अर्जेंसी एक अलग चीज़ है, आरआरसी प्लान अलग होते हैं, रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है। वो उनके होते हैं जो पहले ऑर्डर दिया हुआ है, कोई चीज़ आपने 10 ऑर्डर दी हुई है, आपने कहा 2 और मंगवा दो यार, तो आरआरसी कॉन्ट्रैक्ट में बायर मंगवा लिया आपने, ठीक है। पहले से कॉन्ट्रैक्ट डला हुआ है, क्वांटिटी में कोई मसला आ गया, 2 क्वांटिटी और मंगवा दी, कोई इशू नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप पूरा बोलो भाई मुझे नई कोई प्रोक्योरमेंट 10 लॉन्च करो, मुझे 10 दिन में चाहिए, 30 दिन में चाहिए, दिस नॉट पॉसिबल। डिलीवरी टाइम आपने रियलिस्टिक देना, 90 डेज नॉर्मली देते हैं लोग, ताकि शिपमेंट उसकी प्रॉपर आ जाए आपके पास। क्लियर है इसके बारे में? जी सर। रिजेक्शन ऑफ बिड्स, ठीक है। आप किसी भी बिड को रिजेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी रीजन, ठीक है। इतना पावर आपको दिया हुआ है, प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज दिस पावर। प्रोक्योरिंग एजेंसी में रिजेक्ट ऑल द बिड्स, आप सारी के सारी भी रिजेक्ट कर सकते हो। आपने कहा मुझे कोई भी बिड नहीं चाहिए, ऑल रिजेक्टेड, ये सारी मेरे किसी काम की नहीं, मैं जो प्रपोजल चाह रहा था आई डिड नॉट गॉट दैट प्रपोजल, तो आपने रिजेक्ट कर दिया सारी बिड्स को, ठीक है। कभी भी कर सकते हो, लेकिन कब करोगे? प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ बिड और प्रपोजल। आपने ये सब काम करना है बिड एक्सेप्टेंस के दौरान ही। हाँ एक्सेप्ट कर ली, एक तो एक्सेप्ट कर ली, तो जब एक्सेप्ट कर ली तो यू कैन नॉट रिजेक्ट इट। प्रायर टू एक्सेप्टेंस आप कर सकते हो, उसको रिजेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। टेक्निकल इवैल्यूएशन सबकी कर दो, सबको फेल कर दो, कोई इशू नहीं है। यू नॉट बाइंडिंग अपॉन, आपने कहा नहीं यार कोई भी इस काबिल नहीं कि वो इस तरह काम कर सके। नेशनल स्टेडियम की एक बिट आई थी, मुझे याद है अच्छी तरह, तो उन्होंने कहा था अपलिफ्टिंग ऑफ नेशनल स्टेडियम, सीट्स वगैरह लगानी थी। तो उसमें जब फर्म्स आई थी सारी लोकल फर्म्स थी, बिल्कुल उनकी कमर्शियल बिड्स, टेक्निकल बिड्स वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, ठीक है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई सारी की सारी टेक्निकल बिड्स रिजेक्टेड है, और उसको रीटेंडर में चला गया। आपके यहाँ ये नॉर्मल होता है रीटेंडर, आपने सुना है रीटेंडर में डाल दो उसको। इसका मतलब क्या होता है कि जिन फर्म्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सारी लोकल फर्म्स आई हैं और अभी बड़ी फर्म्स इसमें आई नहीं है, तो आपने कहा यार सबको रिजेक्ट करो ताकि उसको रीटेंडर में डाल दें। रीटेंडर का मतलब है दोबारा इसका टेंडर होगा, हो सकता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर लें जो फर्म्स आपने पार्टिसिपेट इनका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। प्रोक्यूरिंग एजेंसी में रिजेक्ट ऑल द बिड्स और प्रपोजल एट एनी टाइम, ठीक है। Procurement agency shall, upon request, communicate to any supplier or contractor who submitted a bid or propose the grounds for its rejection। हाँ ये बता सकते हो, आपको पूछ सकते हैं आपसे कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया आपने। आप बताने के पाबंद नहीं हो, लेकिन आप बता सकते हो इफ ही इज आस्किंग फॉर इट, ठीक है। बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई दोज ग्राउंड्स, आप बताने के लिए जस्टिफिकेशन ही दोगे भाई मैंने क्यों रिजेक्ट किया आपको, ठीक है, आप बता दो ठीक है ये रीजन है। नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स और प्रपोजल शैल बी गिवन प्रॉम्प्टली टू ऑल बिडर्स, बताना जरूरी है आपको, और प्रॉम्प्टली बताओ कि भाई आपकी हमने रिजेक्ट कर दी, ईमेल कर दो फौरन, ठीक है। और इसकी कोई लाइबिलिटी आप पे नहीं होगी कि वो आप पे कहे भाई मैंने आपके लिए लेके रखा हुआ था सारा, आपने बड़ी नहीं की और रिजेक्ट हो गया तो मेरा तो करोड़ रुपये नुकसान हो गया। तो आपने कहा भाई हमने आपको कॉन्ट्रैक्टिंग की कहाँ भी स्टार्ट, ना हमने आपकी बिड एक्सेप्ट की है ना अभी कॉन्ट्रैक्टिंग हुई है, अभी तो शुरुआत ही नहीं, आप कैसे हम पे कोई लाइबिलिटी का वो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर टिल हियर? ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर।
अच्छा, इसको मैं भी मैं ख्याल है इट्स लाइक टाइम लैप्स हो रहा है इसका। विल टेक 20 मिनट्स का ब्रेक कर लें, या 15 मिनट्स का करना है, कितने मिनट्स का करना है, ताकि वी कैन टेक अ ब्रेक। 20 मिनट्स का कर लेते हैं। 20 मिनट्स का, ठीक है, विल टेक अ 20 मिनट्स ब्रेक और फिर विल कम बैक, ठीक है।